तो मैं जिस लोकेशन से हूँ, मैं देशज पसमानदा मुसलमान हूँ। मेरे लोकेशन से मैं नेहरू जी को कॉमनल प्रधानमंत्री समझता हूँ। उसने हमेशा मिथ्या प्रचार किया, झूठा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया कि यूसीसी आ जाएगा तो मुसलमानों अपने मुर्दे को दफन नहीं कर पाएंगे, मुसलमान टोपी नहीं पहन पाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। मैंने और सारे वहाँ अशराफ ने, सारे एनजीओज ने, जो अशराफ के एनजीओ थे, इस्लाम खतरे में, मुसलमानों को बिल्कुल संगठित किया, एक जगह किया और कांग्रेस की तरफ वोटिंग करवाई, मस्जिदों से ऐलान करवाया, जगह जगह घूम घूम के बिल्कुल वो एकदम उस तरह का सांप्रदायिक मान के मुस्लिमों को ध्रुवीकृत किया गया। उर्दू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना के अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करना चाहता है। अशराफ का ये पुराना पैतरा है, यही मुस्लिम सांप्रदायिकता करके उसने पाकिस्तान भी बनवाया। बहुत से मुस्लिम ऐसे देश हैं, यूरोप है, जहाँ पे एक तरह का कानून है और यही मुसलमान, यही अशराफ इंग्लैंड, अमेरिका और जगह रहते हैं तो वहां के कानून मानते हैं। भारत में यूसीसी आने से देखिए इसको ना एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप यूसीसी के अगेंस्ट हैं तो आप संविधान के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल बात समझ लीजिए। यहाँ बिल्कुल शरिया बिल्कुल। कानून देश में नहीं चलता। तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और ना ही बंदा नवाज। बीजेपी का पसमानदा मुस्लिमों के प्रति जो प्रेम है वो विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि जिस पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है वो उसके 2024 का 4 करोड़ अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का प्लान है। बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम का प्लान, मुस्लिमों का ये जो प्लान है, ये जो प्रेम है, इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। वो है लखनऊ के फैयाज अहमद फैजी साहब। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, लेखक हैं, अनुवादक हैं, स्तंभकार हैं और बात करें पेशे की तो पेशे से ये डॉक्टर हैं। देश के सबसे वंचित समाज पसमानदा के लिए ये काम कर रहे हैं। इस समाज के लोगों के उत्थान, उनके अधिकार को लेकर हमेशा अपने विचार खुलकर बिना डरे कहते रहे हैं और आज फैयाज जी हमारे साथ लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और इस काइंड वर्ड्स के लिए आपका बहुत आभार। फैयाज साहब, क्योंकि हमारा जो चैनल है, ज्यादातर जो लोग हैं वो लीगल फील्ड से हैं, इसको देखते हैं, एक आम जो हिंदुस्तानी है वो इसको देखता है। अचानक से ये पसमानदा समाज मुसलमानों का राजनीति के हिस्से में आ गया, हालांकि अचानक से नहीं, अचानक से चर्चा में आ गया। ये इस समाज के बारे में थोड़ा सा हमारी एक आम जनता समझाना चाहेगी कि मुख्य धारा से क्यों बार बार कहते हैं मुसलमान, जो देश के मुसलमान को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। कौन है ये वर्ग, क्या है वर्ग और क्यों ये वंचित कहलाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो एक उर्दू भाषा की पंक्तियां पढ़ी थी, मैं उसके जवाब में वो काउंटर पे मैं भी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, फिर आपके सवाल का, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। जी वो आपने पढ़ा था एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो कौन महमूद किस अयाज की बात, न कोई रम्ज है न राज की बात, एक ही सफ का बस तमाशा है, तेरे शोहरत है तेरे नाज की बात, और जितना रुतबा था उतने आगे सफ, कौन कहता है थी नमाज की बात। तो ये सब फर्जी बातें हैं, है ना, इस तरह के एक हाइपोथेटिकल क्रिएशन किया जाता है। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, इस देश में दो तरह के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान है जो इस्लाम धर्म के मानने वाले, दो तरह के हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है। एक वो है जो विदेशों से आए हैं, अरब ईरान से आए हैं या सेंट्रल एशिया से आए, जिन्होंने शासन किया इस देश पर, जो आज भी शासक वर्ग हैं, जिन्होंने इस देश के 3 टुकड़े किए। 2 जगह भी शासन सत्ता उनका प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष रूप से भी भारत में शासन प्रशासन में पूरी तरह से भागीदार है। जो खुद को अशराफ कहते हैं, अशराफ शरीफ शब्द का बहुवचन है, जिसके माने होते हैं संभ्रांत और उच्च के। दूसरे वो मुसलमान है जो कालांतर में किन्हीं कारणों से अपने पूर्ववर्ती धर्म छोड़ के इस्लाम धर्मावलंबी हुए। उसमें ज्यादातर आपको ओबीसी, एससी, एसटी से कन्वर्टेड जातियां मिलेंगी आपको ज्यादातर, और एक बड़ा समुदाय जो है जिसको हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं, और इस्लामिक फिक्र की किताबों में अजलाफ और अरजाल का शब्द मिलता है। मैं इसको थोड़ी शब्दावली कह दूं। अजलाफ जल्फ का बहुवचन है और जल्फ का मतलब होता है बहुत ही असभ्य लोग, और अच्छा। अरजाल जो है रजील का बहुवचन है और जिसका मतलब होता है निकृष्ट और नीच लोग। तो अजलाफ और अरजाल जो जातियां हैं, भारतीय मूल की जातियां, जिसको मिला के हम पसमानदा कहते हैं। और पसमानदा का मतलब उर्दू भाषा का लफ्ज शब्द है जिसका मतलब होता है जो पीछे रह गया है। मैं इससे पहले देशज शब्द जोड़ता हूं, तो मैं देशज पसमानदा कहता हूं, क्योंकि ये भारतीय मूल के लोग हैं, कालांतर में किन्हीं कारणों से अपने पूर्ववर्ती धर्म
पूर्ववर्ती धर्म में आप वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या प्राकृत धर्म भी हमारे यहाँ रहा है, या फिर जो है बहुत चार्वाक की तरह नास्तिकता को भी मानने वाले लोग रहे, लेकिन कुल इंडिजिनस जो अध्यात्म के जो स्वरूप थे उन्हीं स्वरूपों से निकल के वो उसकी तरफ गए हैं। और आप देखेंगे उनके साथ खुलेआम भेदभाव रहा है। और भारत आजाद होने के बाद, संविधान बनने के बाद पसमानदा की स्थिति निश्चय ही कुछ अच्छी हुई है। लेकिन आप मुगल काल में देखेंगे या सल्तनत काल में जो तथाकथित मुस्लिम शासन काल रहा है, जिसको मैं अशराफ शासन काल कहता हूँ, उसमें बहुत ही दयनीय स्थिति थी। और ये स्थिति सिर्फ दयनीय इसलिए नहीं थी, बल्कि इसको दयनीय किया गया था। अकबर ने एक जियो निकाला था कि इनको पढ़ने न दिया जाए। अकबर ने ये भी जियो निकाला था कि जो है कुछ जातियों को, जो मछुआरे और जो बूचरिंग का काम करते हैं, मीट वगैरह का, उसको बस्ती से बाहर फेंक दिया जाए और उनके साथ कोई मेल जोल न रखेगा। जो मेल जोल रखेगा उनको जो है, ये अस्पृश्यता की बात हो रही है, आप समझ रही हैं, छुआछूत की बात है कि कोई उनसे मिलेगा जुलेगा नहीं। अगर कोई मिलेगा जुलेगा तो उसको जुर्माना दिया जाएगा। अकबर के शासन काल में जो है दंड जो था, यानी आप लीगल है, आप जानती कि जो सजाएं होती थी वो उसकी जो है ना सोशल स्टेटस और कास्ट और रेस को देख के होती थी। इक्वल है तो उसको कम सजा होगी, जो एकदम लोअर ऑर्डर का है, अपर क्लास को गाली दिया है तो उसको जो है ज्यादा सजा होगी। तो उसमें भेदभाव ज्यादा रहा है। आखिरी मुगल बादशाह जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, बिल्कुल चौन्नी छाप टाइप का था, उसने भी एक स्पेशल फोर्स जब बनाने की सैयद हामिद को उसने कहा, नवाब सैयद हामिद को एक स्पेशल फोर्स बनाओ, तो बकायदा इंस्ट्रक्शन दिया कि जो है इसमें रजील कमीन लोगों को न डालना, यानी भारतीय मुसलमानों को, कि वो पस्त हिम्मत होते हैं, मतलब वो उतने साहसिक नहीं होते। इसमें से एक सैयद मुगल पठान को रखना। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन उस जमाने से चला आ रहा है। भारत आजाद होने के बाद संविधान लगा, स्थिति बेहतर हुई। लेकिन चूंकि इंडिया में, पाकिस्तान में तो पूरी तरह से वो अशराफवाद है, वहां पे अशराफ लोग ही शासन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में भी शासन और सत्ता के करीब अशराफ रहता है। तो उसी तरह से नीतियों और अल्पसंख्यक का एक जो विमर्श, उसे सारा फायदा उठा लेता है, पसमानदा तक पहुंच नहीं पाती है। स्थिति हमारी जरूर अच्छी हुई है। तो ऑलमोस्ट समझिए कि देश पसमानदा की स्थिति जो है एक अशराफ के गुलाम की तरह आज भी। सर, आपने संविधान की बात करी, आपने उस वक्त की बात करी, लेकिन आज के वक्त की बात करें, अकबर के शासन की ना करके आज अगर मोदी शासन की बात करें हम, तो मोदी शासन में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा, उस पर अगर पसमानदा मुसलमानों की राय को हम समझना चाहें, क्योंकि लीगल चैनल है, कानून की बात हम करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी क्या सोच रही है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। इस पर मैंने कई बार रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे पूर्वज थे, एक अच्छा राष्ट्र और देश बनाने के लिए संविधान सभा में बहस किया, एक अच्छा संविधान बनाया। तो संविधान में आप देंगे, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह है कि राज्य जो है ना प्रयास करे एक कॉमन जो सिविल कोड हम कहते हैं उसको लाने की। तो इसको लेके चूंकि अशराफ वर्ग शासन प्रशासन से करीब रहता है, उसने हमेशा मिथ्या प्रचार किया, झूठा प्रचार किया, दुष्प्रचार किया कि यूसीसी आ जाएगा तो मुसलमानों अपने मुर्दे को दफन नहीं कर पाएंगे, मुसलमान टोपी नहीं पहन पाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। मैंने इसको काउंटर करते हुए आलेख लिखा है, कई जगह जो छपा भी है। लेकिन जब 99.9% कानून बराबर है, ये आप समझ लीजिए सबके लिए। यह शरिया कानून देश में नहीं चलता। अगर फैयाज अहमद फैजी भी चोरी करेंगे और आप भी चोरी करेंगे तो इक्वल सजाएं हैं। अगर कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि मैं मुसलमान हूं तो मुझे मेरे हाथ काट दिए जाएंगे और आपको सिर्फ 3 महीने की सजा होगी, ऐसा नहीं है। तो जब और सब सारे कानूनों में समानता होने पे हमारा इस्लाम खराब नहीं हो रहा है, हमारा ईमान खराब नहीं हो रहा है, मुसलमान रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे हमको धर्म मानने में, तो फिर पारिवारिक मामले में देखिए, जो यूसीसी की बात हो रही है ना, वो सिर्फ कुछ मामले में पारिवारिक मामले हैं, शादी ब्याह का है, संबंध विच्छेद का है, भरण पोषण का है, कि अगर दोनों जोड़ा अलग होते हैं तो उसमें महिला पुरुष का क्या होगा, जो बच्चे हैं उनका, और जो उत्तराधिकार का मामला है या गोद लेने की मामला, यही 4-5 जो है जो परिवार से संबंधित होती हैं, उसी पे अलग अलग कानून है। और इसके लिए भी अगर एक समान कानून आता है तो पसमानदा आंदोलन, मैं व्यक्तिगत रूप से और पसमानदा आंदोलन भी यूसीसी के फेवर में है, क्योंकि अगर आप यूसीसी के अगेंस्ट हैं तो आप संविधान के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल बात समझ लीजिए। और ये जो अशराफ मुसलमानों की तरफ से, उलमा की तरफ से जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप चूंकि आप लीगल से हैं तो ये आपकी और जिम्मेदारी है कि इसको जो हम
देखिए सरकार को और समाज को दोनों को इस पे ना एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाना चाहिए और भ्रांति को दूर करना चाहिए कि नहीं भाई ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये गलत बात है, इससे किसी की हानि नहीं होनी है और एक देश और राष्ट्र के लिए अच्छी बात है कि सारी चीज। बहुत से मुस्लिम ऐसे देश हैं, यूरोप है, जहाँ पे एक तरह का कानून है और यही मुसलमान, यही अशराफ इंग्लैंड अमेरिका और जगह रहते हैं तो वहां के कानून मानते हैं। भारत में यूसीसी आने से देखिए इसको ना एक सांप्रदायिक मुद्दा बनाया जाता है, जबकि ये है नहीं। उर्दू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको सांप्रदायिक मुद्दा बना के अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करना चाहता है। अशराफ का ये पुराना पैतरा है, यही मुस्लिम सांप्रदायिकता करके उसने पाकिस्तान भी बनवाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ये सब हिंदू मुस्लिम विमर्श, इसीलिए पसमानदा आंदोलन मुस्लिम विमर्श के खिलाफ है। हमारे जो बुजुर्ग थे, नूर मोहम्मद साहब ने 1948 में भी यही बात कह दी थी कि हम कोई भी मुस्लिम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, कोई भी मुस्लिम नाम से कोई संगठन नहीं। हम भारत में जो राजनीतिक पार्टी उसी के अपने अपलिफ्टमेंट की बात करें, वही हमारा स्टैंड आज भी है। तो इसमें आपकी हमारी जिम्मेदारी है, हम इस भ्रांति को दूर करें और इसका प्रयास करें। मैंने इस पे लेख भी लिखा है जी। तो देश का जो मुसलमान, खासकर पसमानदा मुसलमान है, ये माना जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में है। और आगे एक इम्पोर्टेंट बात मैं कह दूं कि पसमानदा मुसलमान 90% है सारे मुसलमानों, लेकिन ये दुर्भाग्य समाज का भी है और देश का भी है कि वो मुख्य धारा में नहीं है और मुस्लिम समझ के उससे कोई वार्तालाप भी नहीं करता। अभी यूसीसी की बात हो या कोई भी बात हो तो अशराफ वर्ग को ही बुला के सरकार बात करती है, मीडिया भी उन्हीं की बात करती है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे बात कह रही है। और देखिए इस्लामिक फिक्र में हमें अजमी कहा जाता है, हम अरबी नहीं, हम लोग को अजमी का मतलब गूंगा होता है। मैं बात कर रहा हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, आपको लग रहा हो कि भारत का मुसलमान बोल भी सकता है, तो ये बात हमारी मीडिया कर्मियों को भी समझना चाहिए, हमारी सरकार को भी समझना चाहिए कि भारत का मुसलमान अजमी या गूंगा नहीं है, बोल भी सकता है। आप सिर्फ शेरवानी पहने हुए या कोट टाई लगाए हुए या कम्युनिस्ट नास्तिक अशराफ को बुला के इस्लाम का पक्ष रखाते हैं। आप उन भारतीय मुसलमानों से भी पूछिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो भ्रांति है उसको दूर करना चाहिए। देखिए भारत का जो मुसलमान है, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, या जो हिंदू समाज है, या जो भी इस देश का इंडिजिनस है, वो अध्यात्म को लेके बहुत सचेत होता है। बहुत ही आध्यात्मिक देश है हमारा। तो अध्यात्म के नाम पे अगर कोई बात आके झूठ भी कहता है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे कोई आके हमसे कहेगा कि ये कानून आ जाएगा तो इस्लाम खतरे में होगा, इस्लाम हमारा खत्म हो जाएगा, तो आदमी फिर बहुत सेंसिटिव होता है उसको लेके। हमें ये भ्रांति, इसको मजहब से जोड़ के देखना ही नहीं चाहिए यूसीसी को। तो यह आपकी हमारी जिम्मेदारी, मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा कि इसको बड़े पैमाने पे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाना चाहिए, विशेष रूप से वहां जहाँ पसमानदा आबादियां ज्यादा हैं। ये सरकार की, हमारी और आप हम सब की जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल। फैयाज साहब, आप कानून की बात आपसे हुई, राजनीतिक विषय पर खासकर मैंने आपको जोड़ा कि आप कुछ राजनीति की बात भी हमारे साथ शेयर करें। आपसे हम इसको समझना चाहेंगे कि ठीक इलेक्शन से पहले ये जो ओबीसी का मामला आया, कैसे देखते हैं आप इसको? खासकर मैं कर्नाटक की बात करूंगी कि जो गेम चलाया ओबीसी मुसलमानों के, जो 4% का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर दिया गया। ऐसे में ये कैसा प्रेम है और ये कैसा प्लान है बीजेपी का पसमानदा समाज को लेकर? खासकर दक्षिण की जो राजनीति है उसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और बहुत ही लीगल कंसर्न क्वेश्चन है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए कर्नाटक का जो आरक्षण था ओबीसी का, उसमें बहुत सी कैटेगरी है और सारे कैटेगरी में मुसलमान आते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैंने कैटेगरी 1 है, 2A है, मुस्लिमों की जातियां। बकायदा मैंने इस पे एक लेख भी लिखा था और मैं आपको बता भी सकता हूँ जातियों के नाम, उसकी आवश्यकता नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें एक कैटेगरी थी 2B, 4%। देखिए ये बहुत ही अनैतिक बात थी और वो जो कैटेगरी थी ना, वो एक्सक्लूसिव मुस्लिम रिजर्वेशन था। अच्छा, मतलब उसमें सिर्फ मुसलमान ही आएंगे, मुसलमान का शब्द लिखा हुआ था। और कास्ट सर्टिफिकेट जो उसमें बनती थी ना ओबीसी आरक्षण के लिए, आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, जरूरी है। उसमें जो सर्टिफिकेट बनती थी उसमें भी मुस्लिम लिखा होता था, कास्ट के अगेंस्ट नेम मुस्लिम लिखा होता था। 27 साल से ये अंधकार चल रहा था, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको खत्म किया, पसमानदा आंदोलन ने, हमने इसके फेवर में आर्टिकल भी लिखा और ये बात बताई। और इसको देखिए सेकुलर लिबरल मीडिया ने और कांग्रेस से और जो राजनीति करने वाले लोग थे, इसको बिल्कुल हल्ला किया। आपने देखा उस वक्त सारी न्यूज यही हेडिंग बना रही थी, मुसलमानों का समाप्त हो गया, मुसलमानों का। ये झूठ बात है। मुस्लिम वहां पे कैटेगरी 1 में 2A में आता है। और एक बात और बता दूं, वहां जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें भी मुसलमानों की 3 जातियां आती हैं पसमानदा की। टोडा है, तड़वी है, भील है और ये सिद्धि जो है वो उसमें आते हैं।
और ये टोटल बैठता है 26%। 9% मुसलमान है वहां पे। अशराफ पसमानदा मिला के 90%, आप 7, 7.5 या 8% मान ले तो 26% रिजर्वेशन में उनको समाहित किया गया है। तो ये एक झूठ फैलाया गया। लेकिन अब देखिए इसमें चूक क्या हुआ है, तो सच क्या है? लोगों ने ईमानदारी नहीं बरती, इसको मुस्लिम रिजर्वेशन कह के खत्म किया गया। आप सपोज करिए कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन में एक कैटेगरी ऐसी बना दी जाए जिसको कहा जाए एक्सक्लूसिव हिंदू रिजर्वेशन, और उसका जब कास्ट सर्टिफिकेट बने तो उसमें कास्ट के अगेंस्ट लिखा हो हिंदू, तो क्या सामाजिक न्याय की संगठनें और सामाजिक न्याय की बात करने वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं? कितनी बार करेंगे बताइए आपने। बिल्कुल, जो ओवरऑल इसका व्यू दिखाया गया। और ये 27 साल से अंधकार चल रहा था। हुआ क्या था, अशराफ वर्ग ने एक चोर दरवाजा आरक्षण में खुलवा रखा था, उसमें सारे अशराफ घुस जाते थे। 4% एक बहुत बड़ा नंबर है सीट के एतबार से, क्योंकि अशराफ की संख्या जो है वहां पे आप कर्नाटक में और कम है, 1.5-2% है, और 4% ले रहे हैं। जबकि और जो जातियां हैं, जो बुनकर थे, जो धोबी थे, जो मिर्शिकार थे, बहुत सी जातियां हैं वो कैटेगरी 1 और 2A में पहले से आ रही थी और उनको पहले से आरक्षण मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहना कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त हो गया, सरासर झूठ है। लेकिन मैं कहता हूं कि देश की कोई मुसलमानों से संबंधित कोई समस्या समझनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अशराफ पसमानदा का भेद समझना होगा, देसी और विदेशी मुसलमानों का भेद समझना होगा, तब उस बात को आप समझ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकारों से ये बहुत बड़ी चूक हुई। काम तो अच्छा किया, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि काम आप अच्छा किया और आप समाज को जाके बता भी नहीं पाए कि आपके हित में मैंने काम किया है। आप समझिए वहां 91% हिंदू समाज है। अगर पसमानदा समाज को भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का प्रयास करती तो वहां रिजल्ट कुछ और हुआ होता। मैंने इस पे लेख लिखा तो मैंने एक लाइन में बात कही थी कि मोदी जी की स्टाइल में कर्नाटक का चुनाव हुआ ही नहीं। कर्नाटक का चुनाव बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी और सेकुलर पार्टी और कांग्रेस ने भी बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में लड़ी, मुस्लिम विमर्श को लेकर, एक मुसलमान को मात्र। और सारे वहां अशराफ ने, सारे एनजीओज ने, जो अशराफ के एनजीओज थे, इस्लाम खतरे में, मुसलमानों को बिल्कुल संघनित किया, एक जगह किया और कांग्रेस की तरफ वोटिंग करवाई, मस्जिदों से ऐलान करवाया, जगह जगह घूम घूम के बिल्कुल वो एकदम उस तरह का सांप्रदायिक मान के मुस्लिमों को ध्रुवीकृत किया गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी वहां हिंदुओं को ध्रुवीकृत करना चाहती थी, हिजाब वगैरह क्या, लेकिन ध्रुवीकरण मुस्लिम का सफल हो गया, हिंदू समाज का असफल हो गया। उसके लिए लोग प्रधानमंत्री को दोष दे रहे थे कि प्रधानमंत्री पसमानदा की बात कर रहे हैं, पसमानदा ने वह वोट नहीं दिया। मेरा ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री बीच इलेक्शन में गए नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की और बड़ी दुर्गति वहां हुई होती। तो जो एक गूंगा समाज है वो बता रहा है कि कर्नाटक में ये जो ओबीसी मुसलमान है उनका जो आरक्षण था उस पर जो मेन राजनीति हुई वो क्या हुई, और किन लोगों को सच में जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो अब मिल रहा है बीजेपी के द्वारा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसको सही तरीके से नहीं कर पाती। वो पहले से मिलता चला आ रहा है, बीजेपी ने उसको खत्म नहीं किया है। बीजेपी पे झूठा आरोप लगाया गया और बीजेपी डिफेंड भी नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, जबकि अभी मुलाकात भी अमित शाह से करी है काफी। आप समझिए ये लीगल इशू है, कम से कम उन लोगों को आपसे ही कंसल्ट कर लेना चाहिए था कि भाई इसमें लीगल इशू क्या है, बता दीजिए। लेकिन अब जब हम भी इस पर आए हैं और अब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया कि असली मुद्दा जो कर्नाटक का रहा वो क्या रहा। कर्नाटक के बाद अब उत्तर प्रदेश में 107। एक लाइन मैम, अगर आप आज्ञा दे तो एक लाइन इसमें मैं जरूर सर, आपका पूरा मंच आपका है, बोलिए। अभी देखिए कोर्ट में ये चल रहा है, मैं खुद पार्टी बनना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मैं खुद भी इसमें पार्टी बनना चाह रहा हूँ समाज की तरफ से। अगर आप इसमें मदद हो जाए तो अच्छी बात है। जो कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी फेसिया ये ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को टू बी कैटेगरी को खत्म करना, एक्सक्लूसिव मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करना, जिन लोगों को भी लग रहा है कि नहीं ये अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ईमानदारी के साथ यही न्याय हिंदू समाज में भी करते और जहां जहां ओबीसी की कैटेगराइजेशन है वहां पे एक एक्सक्लूसिव हिंदू आरक्षण भी बना दे और उसके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई जाति नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हिंदू लिखा जाए। न्याय दोनों तरफ होना चाहिए। मुस्लिम समाज में आकर लगता है कि न्याय कर रहे हैं तो आप हिंदू समाज में न्याय कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, क्या तमाशा होता है। बिल्कुल 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 सही बात है। लेकिन अब यूपी पे भी आते हैं। कर्नाटक को तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। यूपी में एक बड़ा जो वो
समाज पसमानदा का जो बड़ा वो है, भागीदारी है, किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को साथ लाने की जो एक छोटी सी कोशिश की है, छोटी सी कोशिश फिर भी एक बड़ा बदलाव है पहले की तुलना में, अगर हम बात करें, जिसका जिक्र स्वामी प्रसाद अय्यर जी ने भी अपने एक लेख में अभी हाल फिलहाल किया है। तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? यूपी की राजनीति में पसमानदा अब कैसे देखती है बीजेपी को? क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों का राज रहा, अब बीजेपी दूसरे काल में अपना है। ऐसे में खासकर बीजेपी जो कि मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है, सीट देने की बात करें मुस्लिम कैंडिडेट्स को तो कहा जाता है कम सीट दी जाती है, लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, अब जो कोशिशें शुरू हो रही हैं, इस पर पसमानदा कितना साथ देगी? जी देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपने जो मुस्लिम विरोध की बात की, उस पे मैं एक बात कह के फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और आरोप था। उसकी एक छवि ये भी थी कि ये सवर्णवादी पार्टी है, सिर्फ अपर क्लास हिंदुओं की पार्टी है और ये जो है मनवादी पार्टी है। लेकिन मोदी जी की नेतृत्व वाली जो भाजपा है, उसने हिंदू समाज में जो सामाजिक न्याय का प्रश्न था, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस करके ओबीसी को, एससी एसटी को अपने न सिर्फ संगठन में बल्कि जहां जहां सरकारें बनी और केंद्र सरकार में भी जगह दिया। तो एक तरह से वो उस छवि से बाहर निकल गई, जो पिछड़ा विरोधी या दलित विरोधी जो छवि भाजपा की थी, उससे वो बाहर निकल गई। अब मोदी जी ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को छेड़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो मुस्लिम विरोध की छवि है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इससे बाहर निकल जाएगी। जिस तरह से उसने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को ढंग से एड्रेस करके उस छवि से बाहर निकल गई, मुस्लिम विरोध की भी छवि से बाहर निकल जाएगी। ये मेरा अपना विश्वास है, इस पे काम हो रहा है। अब आपके सवाल का मैं मूल प्रश्न का जवाब दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश को आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, बहुत ही गुथा हुआ है और इसका विश्लेषण करना और इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति तय करती है। इसलिए जो पसमानदा नीति है प्रधानमंत्री की, उन्होंने इसको प्रयोग के तौर पे उत्तर प्रदेश को ही चुना और एक अपना एक राजनीतिक पार्टियों का अब तक जो ट्रेंड रहा है, वो पहले समाज को आश्वासन देते हैं, उनका वोट लेते हैं, फिर काम करते हैं। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, लोक कल्याणकारी स्कीमों में पसमानदा को भी भागीदारी मिली। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक नाम पे जो चीजें स्कीमें आती हैं, उसमें पसमानदा को कुछ नहीं मिलता, सब भाईजान लोग लेके चले जाते हैं। जो जनरल स्कीमें आती हैं, जैसे घर बनाने का आया, शौचालय बनाने का आया, उसमें पसमानदा को फायदा हुआ। दूसरा, आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, उर्दू एकेडमी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पहली बार पसमानदा को बनाया गया। तो मोदी जी ने भागीदारी दिया। उसके बाद फिर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अपने पार्टी के वर्कर से कहा कि अब तुम इस समाज में जाओ और इनको जोड़ने का प्रयास करो। और जो मॉब लिंचिंग और इस तरह के सांप्रदायिक आधार पे जो दंगे फसाद और मॉब लिंचिंग या इस तरह की जो भी घटनाएं हुई, उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम स्नेह यात्रा निकालो। किसी से उन्होंने नहीं कहा, अपने पार्टी के वर्करों से कहा। तो मैं समझता हूं कि वो उनका ये जो कृत्य है, उनका ये जो काम है, वो सही मानों में एक देश के प्रधानमंत्री को चरितार्थ करता है कि वो जिस लोकेशन पे हैं, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं तो इसी आधार पे मोदी जी को कहता हूं कि भारत के वो पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं, देश के नागरिक समझ के हमारे सामाजिक न्याय की बात की, 3 तलाक को बैन किया, आर्टिकल 370 को खत्म किया, जिससे पसमानदा मुसलमानों को डायरेक्ट कश्मीर में फायदा मिलने वाला है। वो भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पसमानदा की तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो और नेहरू जी हिंदू कोड बिल ले आते हैं। तो मैं जिस लोकेशन से हूं, मैं देशज पसमानदा मुसलमान हूं, मेरे लोकेशन से मैं नेहरू जी को कम्युनल प्रधानमंत्री समझता हूं और मोदी जी को सेकुलर प्रधानमंत्री समझता हूं। आप हिंदुओं के प्रधानमंत्री थे, इसलिए आप हिंदू कोड बिल ले आते हैं। बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा काम किया। और आप ये बहाना भी नहीं कर सकते कि विरोध हो रहा था मुस्लिम समाज की तरफ से, विरोध तो हिंदू समाज की तरफ से भी हो रहा था। तो आपको सिविल कोड बिल ले आना चाहिए। अभी हम लोग वार्ता के शुरू में उसी पे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने ये पहल किया, बहुत ईमानदारी जिम्मेदारी से बात किया और काम किया। अब कह रहे हैं कि जाके जोड़ो, वोट भी नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी, मैं हमेशा कहता हूँ, 2 बार बिना पसमानदा के वोट के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो इंशाल्लाह तीसरी बार भी बन जाएंगे। लेकिन उनकी एक चिंता है, उनके पार्टी के एक बहुत बड़े आइडियोलॉग थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट था,
उस अंत्योदय के कॉन्सेप्ट को पहले हिंदू समाज में और फिर मुस्लिम समाज में, जिसको आप सामाजिक न्याय भी कह सकती हैं, कि जो अंत में खड़ा है उसका उदय हो, उसको आगे ले आया जाए, इसलिए पसमानदा को आगे लाने की बात किया। और उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं था, एक मंत्री बनाया गया चुनाव के बाद। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव से पहले मौर्य जी उप मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की, प्रधानमंत्री ने चर्चा की, सारे बड़े पार्टियों ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की चर्चा करते पसमानदा की बात की, और सरकार बनने के बाद एक मंत्री उस समाज से दिया, वरना हमेशा भारतीय जनता पार्टी में सैयद लोग ही मंत्री बनते थे, विदेशी सैयद लोग जो अशराफ मुसलमान वही बनते थे। अब देखिए एमएलसी भी भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, कश्मीर के जो गुर्जर समाज से थे उनको भेजा गया। तो लगातार इस पे काम हो रहा है, इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ा था। कम से कम 70 ऐसी सीटें ऐसी थी जहां 200 से लेके 1000 की वोट की हार जीत हुई थी। वहां मैं समझता हूं कि 8% एक आंकड़ा आया था कि 8% मुस्लिम वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो सब पसमानदा वोट रहे होंगे जो मैं समझ पाया, क्योंकि लोक कल्याणकारी स्कीमों से लोग फायदा उठाए थे। और मैं समाज में रहता हूं तो मुझसे मेरे पास रिपोर्ट भी इसकी थी, वहां जरूर वो वोट निर्णायक रहा। जो उत्तर प्रदेश से बाहर लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर जो लोग रह रहे हैं, क्या वो एक बार आप बताना चाहेंगे कि जिस आप आर्थिक और सामाजिक कार्यकारिणी योजनाओं के बारे में आप जो बीजेपी द्वारा पहुंचाया जा रहा है पसमानदा समाज को, क्या वो पूरा मिल रहा है? क्या हर व्यक्ति तक उसकी जो सुविधाएं हैं वो पहुंच रही हैं? देखिए मैम, जो लोक कल्याणकारी स्कीमें बनी है ये सारी जनरल स्कीमें हैं, घर बनाने का है वो है। हाँ। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और चूंकि देखिए, घर बनाने वाली स्कीम पे एक बात कह दूं कि इससे पहले बहुत सी स्कीमें आई थी जिसमें बहुत लोगों के घर बन गए थे, लेकिन पसमानदा के घर नहीं बने थे। इसलिए घर बनने वालों में संख्या पसमानदा की ज्यादा है, आप समझ रही हैं, क्योंकि उन्हीं का नहीं बना था। बहुत से ऐसे स्कीमें आई थी घर बनाने वाली, और अल्पसंख्यक नाम पे जो भी स्कीमें आती है उसमें पसमानदा लाभ नहीं मिल पाता, उसके नाम पे बिल फाड़ दिया जाता है, भाईजान लोग फायदा उठा लेते हैं। अब देखिए, निकाय चुनाव में ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है। 17 की 17 सारी मेयर की सीटें पसमानदा बहुल इलाकों से भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आपको क्या लगता है पसमानदा ने वोट वहां नहीं दिया होगा? जरूर दिया होगा। 5 पसमानदा कैंडिडेट जीत के आए, उसमें 3 महिलाएं जीती हैं चेयरमैनशिप के लिए। तो सर सोचिए, चेयरपर्सन जिसको आप 2024 में इससे उम्मीद बड़ी बात है कि पसमानदा महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुषों की कोई जगह नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीत के आए। हालांकि अभी नगर अध्यक्ष जीतने के, चेयरपर्सन जीतने की तादाद निर्दल की ज्यादा है, फिर समाजवादी पार्टी की भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें पसमानदा ने अपने अशराफ से बिना डरे बिना भय में आए खुल के वोट दिया, अशराफ के खिलाफ वोट दिया। जब आप अपने उत्पीड़क के खिलाफ वोट देना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है। तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ। एक सवाल आपकी इस बात पे फिर बनता है सर, क्योंकि ये जो प्रयोग और संयोग है ये सियासत में पसमानदा को लेकर जो यूपी में देखा गया, अब 2024 में केंद्र भी इसको, 2024 का जो चुनाव है उस पर भी समीकरण को दोहराया जाएगा। मुझे बिल्कुल लगता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? और हाँ, इसका फायदा बिल्कुल बीजेपी को मिलेगा। और मैंने पहले कहा कि बीजेपी की जो स्टाइल है, मोदी जी का जो स्टाइल था हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को लेके, वही स्टाइल अगर वो मुस्लिम समाज में भी लगाते हैं, और मुझे लगता है कि वो जरूर उसको करेंगे, संगठन में जगह दें और सरकार में जगह दें, जैसे टिकट का बंटवारा है उसमें, तो समाज भी जुड़ेगा। अब ये है कि देखिए, मैं पसमानदा समाज की तरफ से भी कहता हूं, मैं तो खुल के कहता हूं कि पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे सुख दुख की बात कर रहा है, तो वो 1 कदम बढ़ के आए हैं, तो पसमानदा समाज को 4 कदम बढ़ के जाना चाहिए और मोदी जी के पीछे खड़े होके खुलेआम एकदम नारे तकबीर बोल के मोदी जी के फेवर में वोटिंग करना चाहिए। मेरा अपना मत है, मैं समाज से यही बात कहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसको उसी तरह से क्रियान्वित करना चाहिए जैसे उसने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को एड्रेस किया, संगठन में जगह दिया, सरकारों में जगह दिया, तो निश्चय ही इसका असर पड़ेगा। और पसमानदा 90% है, अब पूरे भारत में है, और जिस तरह भारत विविधताओं वाला देश है उसी तरह पसमानदा भी है। यानी चेन्नई का पसमानदा कोलकाता के पसमानदा से बिल्कुल मैच नहीं करता है। चेन्नई का पसमानदा चेन्नई के हिंदू से मैच करता है, कोलकाता का पसमानदा कोलकाता के हिंदू से मैच करता है। तो इतने बड़े समाज को जब आप जोड़ने के प्रयास करेंगे और समाज विविधताओं में है, तो इसमें से अगर 10, 15, 20% लोग भी अगर आपके साथ जुड़ते हैं
जहां एक वोट नहीं मिलता था, सैयद लोग सिर्फ मंत्री बनते थे, अपनी बीवी तक का वोट नहीं दिला पाते थे। ये गवर्नर बन जाते हैं, अपना ही वोट अपना वोट। लेकिन पसमानदा समाज, एक बात मैं और यहाँ कह दूं, सर, आज से हालांकि नहीं, समय की थोड़ी कमी 20 है। साल 25 साल पुराने पुराने हाँ, मैं 20 साल 25 साल पुराने पसमानदा कार्यकर्ता भी आपको मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो अशराफ से मार खा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए थे। वो किसी का वोट दिला चाहे न दिलाए ना, कम से कम अपना, अपनी बीवी, अपने बाल, अपने परिवार का वोट जरूर दिलाते आ रहे हैं आज 20-25 साल से। तो स्थिति बदलेगी। मैं बहुत ही मैं आशान्वित हूँ इस बार। और देखिए, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए सभी समाजों का जुड़ना, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो बड़ा हृदय दिखा के पसमानदा को जुड़ने का मोदी जी प्रयास भी कर रहे हैं। तो रिजल्ट भी आएगा, लेकिन सिर्फ वोटिंग पैटर्न से इसको नहीं कहा जा सकता। मैं कहता हूँ सामाजिक रूप से जिस तरह से हिंदू और पसमानदा समरसता के साथ, समन्वय के साथ रहते हैं, राजनीतिक रूप से भी ये चरितार्थ हो सकता है। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हैरत की बात नहीं है सर। हमने 3 चीजों को समझा। पसमानदा मुसलमान समाज जो है 3 चीजों को समझ रहे हैं। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ये समाज उसके साथ खड़ा है। कर्नाटक की राजनीति की बात करें तो किस तरीके से ओबीसी मुसलमानों को 4% किन मुसलमानों के जो आरक्षण है उसको लिया गया और कहाँ उसको वितरित किया गया, ये भी हमें बताया फैयाज जी ने। और फाइनली जब हम यूपी की बात करें तो आर्थिक रूप से तो वहां पर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, पसमानदा समाज का बीजेपी कर रही है। साथ में राजनीतिक तौर पर भी उसका जो अपलिफ्टमेंट है वो हो रहा है। फैयाज जी का साफ कहना है कि बीजेपी ने पहले करा और करके दिखाया और फिर वो मांग रही है, फिर वो काम जो है पसमानदा के समाज, मुस्लिम समाज के लोग उस काम को, उसका लाभ ले रहे हैं। और अब आगे 2024 में ये समाज कितना बीजेपी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फैयाज सर, आप हमसे जुड़े, हमसे बात के, इतनी सरल भाषा में इतने चीजों को आपने हमारे साथ क्लियर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।